नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के जो सेकंड ग्रेड में जो 8 सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर। कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी 8 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, प्लस फिर फर्स्ट पेपर भी है, तो एक बार बता दीजिए पूरा शेड्यूल कि कैसे कैसे सारे सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पेपर को मैनेज कर लें। देखिए दोस्तों, बुक लिस्ट तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही डाल दी थी। अब आपके लगभग 3.5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में। यदि आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है तो आप एक बार वो बुक लिस्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड एसएसटी बुक लिस्ट नाम से है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के नाम से एक वीडियो अलग से है। दोनों पेपर की बुक लिस्ट मैंने चैनल पर बना रखी है। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे। और 4 माह की जो रणनीति है वो वाली वीडियो भी मैंने डाल दी है चैनल पे। आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उसमें मैंने मोस्टली फर्स्ट पेपर के बारे में ही बात की है और आज हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी के पेपर के बारे में। इसमें मैं 8 सब्जेक्ट हैं एसएसटी के, एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से खुल के बताऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एक वीडियो इसके बाद में बनाऊंगी क्योंकि आप लोग जब से ये आरपीएससी ने सारे फॉर्म, कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितना कंपटीशन है, वो वाला आप लोगों ने वीडियो, ये जो डाटा आया है और तब आप लोगों ने देखा है, तब से आप लोग बहुत होपलेस हो रहे हैं। उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इतना भयंकर कंपटीशन है तो सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा। ये नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाएंगे। तो अभी आपने जब टारगेट फिक्स कर लिया है तो इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, इसीलिए अभी बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और अभी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कल परसों में उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी मैं। अभी मैं यहाँ पर 8 जो सब्जेक्ट हैं हमारे, उन पे एक एक सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, मैंने फ़ैन बंद करके देख लिया है, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी है और इसीलिए थोड़ा सा फ़ैन चालू है। तो आप आवाज़ अगर थोड़ी बहुत फ़ैन की आ रही है तो उसको एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीन सब्जेक्ट तो हमारे इसमें बड़े हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और एक है मेथड। ये 4 सब्जेक्ट हो गए जिसमें मेथड तो कुछ भी नहीं है। मेथड में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जहां आपको दिक्कत आने वाली है। प्लस फिर 4 सब्जेक्ट इसमें है छोटे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, सोशलॉजी हो गई, पब्लिक एड हो गई और फिलोसफी हो गई। 4 सब्जेक्ट छोटे हैं। अगर आप सही स्ट्रेटजी से इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो मोस्टली 80 से 90% बच्चों के पास में बीए में होती ही है, सबके पास होती है मोस्टली। और ये नए सब्जेक्ट हैं तो कौन से हैं, इकोनॉमिक्स, जो सोशलॉजी, पब्लिक एड और फिलोसफी। इसमें से भी किसी किसी के पास एक एक होती है। जैसे इकोनॉमिक्स मेरे पास थी, 12th तक थी ये मेरे पास इकोनॉमिक्स। तो उसके तो ये है कि 3 सब्जेक्ट जो बड़े हैं उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम छोटे सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बात करते हैं। ये वाली वीडियो मैंने कल ही बना ली थी, 40 मिनट की वीडियो थी, पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गई सारी। जैसे फ़ोन हैंग हो रहा था तो वीडियो डिलीट कर रही थी, तो ये वाली वीडियो भी आपकी डिलीट हो गई। नहीं तो ये जो कल वीडियो शूट हो चुकी थी और आज आपके पास पहुँच भी जाती। पूरा दिन आज मूड अपसेट रहा, इसीलिए आप लोगों की कोई दूसरी वीडियो भी आज नहीं बन पाई। वनस्पति वाला सोचा था तो वो भी नहीं बन पाई है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था, देखिए सबसे पहले अर्थशास्त्र वाला टॉपिक देखते हैं हम। इकोनॉमिक्स का जो है दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताई दी थी कि मैंने उर्मिला ताखर मैम की बुक पढ़ी थी। इसमें देखो 4 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आय, उपभोग, फलन और मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता फलन और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति और उपभोक्ता फलन में तो बहुत शॉर्ट टर्म्स हैं। अगर आप इनको, बहुत टर्म्स ऐसी हैं कि जो एक बार आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मेरी आपको ये सलाह है कि आप इसको, यदि आपने कोई कोर्स ले रखा है और पहले कुछ पढ़ा है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा और आप फ्रेशर हो बिल्कुल, तो आपको जो मुकेश पंचोली सर है उन्होंने राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक ही पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैंने भी मुकेश पंचोली सर से ही पढ़ा था यूट्यूब से, तो आप ये वाला टॉपिक तो सर का यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। मांग, पूर्ति, लोच, उपभोक्ता संतुलन, बुनियादी अवधारणा, ये भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है। मांग, एक बार मांग को समझ लीजिए। पूर्ति उसके जस्ट अपोजिट है। पूर्ति बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगी। और मांग और पूर्ति में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम बना बना के जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठते हैं तो आप रफ कॉपी लेके बैठिए। रफ कॉपी में डायग्राम बना के देखेंगे और अच्छे से, ये मांग का नियम ये ऐसे है, पूरे उसकी 6 7 इसकी शर्तें हैं, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो वो वाली आपको डायग्राम में बना के देखनी है और आराम से आप कर लेंगे एक बार। लेकिन आपको इसमें यूट्यूब से किसी की हेल्प ले लेनी है। मांग पूर्ति का नियम भी मुकेश पंचोली सर ने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर।
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला ये जो पूरा पैराग्राफ है, अंक गणितीय माध्यमातिका बहुलक वाला, बजट घाटे वाला तो बहुत ही सिंपल है। यदि आपके पास उर्मिला ताखर मैम की बुक नहीं भी है, क्योंकि इससे पहले वाली सेकंड ग्रेड में मेरे पास भी सुगम पब्लिकेशन की ही बुक थी, और तो भी जिसकी भी बुक है उसमें देखिए बजट घाटे वाला बहुत सिंपल प्रश्न आता है, बहुत ही सिंपल। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए। और इसमें आपको क्या है, उर्मिला ताखर मैम ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ वाला ये टॉपिक है, सारा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। ये वाला आप वहाँ से देख लीजिए। 4 टॉपिक उसमें से 3 तो हो गए। चौथी जो लाइन है, गरीबी बेरोजगारी, कहीं से पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक दिन का 2 घंटे के टॉपिक है। गरीबी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, बेरोजगारी है, मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक ये है कि जैसे आपके पास अगर बुक पुरानी भी है तो आप गूगल से इसको अपडेट कर लीजिए, सूचकांक हर साल नए नए आते रहते हैं। सतत विकास और हरित लेखांकन बहुत ही सिंपल है, 1-1.5 पेज का टॉपिक है ये तो यूट्यूब पे भी है, हरित लेखांकन वाला तो एक बार तो मैंने देखा था। और नीति आयोग तो आपको पता ही है, हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो नीति आयोग में वैसे कोई दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हो गई। इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के ढेरों कमेंट आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से बहुत भयंकर वाला डर लग रहा है। इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास समय की इतनी कमी है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो जॉब में बाहर रहना, फिर थोड़े से दिनों के लिए यहाँ आना, प्लस जॉइंट फैमिली है। बुक हाथ में देखते ही घर वालों का ये प्रश्न होता है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, आप समझा नहीं सकते हर किसी को कि अब किताब क्यों उठाइए, अब क्या करना है, अब यूँ करना है, अब तो हमको समय दो। क्योंकि सही बात है, उनको समय नहीं दे पाए हैं कभी, तो सबकी अपेक्षाएं होती हैं, आपको पता है, बहुओं से, तो वो इसीलिए मैं आपको नहीं पढ़ा पाती। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे, देखिए मैं नोट्स बना के आपको कोई भी सब्जेक्ट, ये वाले जो सोशलॉजी, पब्लिक एड, ये वाले मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि आप सिर्फ एक बार हमको समझा दीजिए, बाकी फिर हम बुक से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल सकती हूँ। क्योंकि मुझे दिक्कत वहीं आ रही है जहाँ मुझे पढ़ के, लिख के, नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाना है। बाकी जैसे ये वाली वीडियो है तो इसमें मुझे कोई तैयारी नहीं करनी, मैंने सिलेबस उठाया है और जो जैसे मैंने मेरे लिए अप्लाई किया था मुझे एज इट इज़ आप लोगों को बताना है। कोई बनावटी नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, एक एक चीज़ें यहाँ पर मुझे ये विश्वास है कि वीडियो ख़त्म होने पर आपके 8 के 8 सब्जेक्ट के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर निकलेंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, ये हो गई देखो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंट रहिए। 5-6 टॉपिक तो ऐसे हैं कि आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास सूचकांक हो गया, सतत विकास और हरित विकास हो गया, और नीति आयोग हो गया। कितने छोटे छोटे टॉपिक है, सिंपल से प्रश्न आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला है सोशलॉजी। सोशलॉजी में देखिए समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य है। ये बहुत ही अच्छी वाली यूनिट है, समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले आपको अच्छे से अर्थ पढ़ना है, कुछ इसमें परिभाषाएं भी हैं 2-4, तो वो पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी है और परिप्रेक्ष्य पढ़ना है। तीनों को आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल तरीके से दे रखा है। देखिए इसमें से अगर थोड़ा बहुत चेंज अगर सिलेबस हो गया हो तो मुझे पता नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेना। मूल अवधारणाएं है, ये 2 यूनिट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसे लगता है सोशलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ इन 2 यूनिट में ही दिक्कत आएगी, अगर कहीं आपको, जैसे आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो इसलिए। कौन कौन सी में, एक तो पहली है जो समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य है, और एक दूसरी है जो सामाजिक समूह, स्थिति, भूमिका और सामाजिक परिवर्तन है। क्योंकि इसमें से बहुत प्रश्न तो बहुत सिंपल सा आता है, लेकिन जब नया कोई अगर पहली बार पढ़ रहा है तो उसको हल्की सी दिक्कत आती है। देखिए हम समाज में रहते हैं, टोटल समाज से रिलेटेड प्रश्न इसमें होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समाज और समूह में क्या अंतर है आपको पता ही है, समूह छोटा होता है, समाज पूरे समाज होता है। दूसरा भूमिका, स्थिति, इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, एक सामाजिक परिवर्तन से आएगा। सबका 18-19 का रेशो है सारे सब्जेक्ट का। 2 यूनिट आपको बहुत ध्यान से कम आपको इसमें 5-5, 6-6 दिन दे के एक यूनिट पे पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए जाति और वर्ग बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत सिंपल है। आपको पता है जाति क्या होती है, जाति जन्म से होती है। वर्ग क्या होता है, वर्ग हमने कहीं से ली, जैसे वर्ग में हम, ये जन्म से नहीं होता, ये हमारे कार्य से होता है वर्ग है। जैसे कोई भी, जैसे व्यापारी वर्ग हो गया, शिक्षक वर्ग हो गया, छात्र वर्ग हो गया, ये सब जन्म से नहीं होते हैं। जबकि जाति क्या होती है, जाति जन्म से होती है। ठीक है, वर्तमान सामाजिक समस्याएं जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, ये आपको पता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोशलॉजी आपको किसी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा तो। ठीक है, अगला है वर्ण आश्रम धर्म पुरुषार्थ। मुझे लगता है शायद ये वाला टॉपिक अगर हट गया हो तो पता नहीं। विवाह परिवार की अवधारणा, तो ये भी आप आराम से कर लेंगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी सोशलॉजी हो गई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास सुगम पब्लिकेशन की शायद राजेंद्र सहारण सर है, उनकी बुक थी। अगर ये बुक देखें, आप लोगों की कमेंट आए कि जो आपने सुगम पब्लिकेशन की बुक बताई है वो अब सुगम पब्लिकेशन से नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने भी जैसे पब्लिक एड की पिछले सेकंड ग्रेड में मेरे पास सुगम की थी, इस बार फिर 22 वाले में मैंने ली कलाम पब्लिकेशन से, क्योंकि वो सर कलाम में चले गए थे। तो अगर कलाम में ये वाली चीज़ें मिल रही है तो कलाम से ले लीजिए, अगर नाथ में ये वाले लेखक मिल रहे हैं तो नाथ से ले लीजिए। बाकी जो फिलोसफी की बुक है वो पुष्पा शाश्वत मैम की ही आती है, किसी भी पब्लिकेशन से आए आप ले लीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की मेरे पास उर्मिला ताखर मैम की थी, अगर वो मिलती है तो ले लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो कोई जो मिल रही है, मुकेश पंचोली सर भी निकालते हैं, और भी अगर किसी को निकालता है तो वो ले लीजिए, नाथ वाले भी निकालते हैं। ठीक है, सारी बुक सेम ही होती है, वो आप पे ही डिपेंड है सबका। देखिए ऐसा नहीं है कि बाकी बुक पढ़ने वालों का किसी का सिलेक्शन नहीं होता, मैंने ये पढ़ी थी इसलिए मैंने ये बताई है। ठीक है, अब देखिए पब्लिक एड की मेरे पास कलाम वाली बुक थी, लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास, इसमें से अर्थ प्रकृति क्षेत्र और महत्व, इसमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लेंदी भी है। 2 यूनिट इसमें है, एक इसका है लोक प्रशासन के सिद्धांत आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ने हैं। इसमें सिद्धांत में से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ने हैं। लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास आपको अच्छे से पढ़ना है। पाँच इसमें स्टेप आएंगे विकास में, शायद 5 ही हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को भी पढ़े। प्रशासनिक व्यवहार में देखिए निर्णय सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको दिक्कत 2 में आ सकती है, एक लोक प्रशासन के सिद्धांतों में, एक लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास वाला भी। विकास में देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेंगे, ज़्यादा कोई वैसी कोई टॉपिक नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तीसरी जो है प्रशासनिक व्यवहार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या आएगा, निर्णय, नेतृत्व, संप्रेषण और अभिप्रेरणा। ठीक है, भारत में ये बहुत सिंपल सा है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, दोनों प्रशासनिक सुधार आयोग आपको सन याद करनी है, आपको दोनों के अध्यक्ष याद करने हैं, आपके दोनों की जो सिफारिशें थी वो आपको अच्छे से याद करनी है। प्रशासनिक सुधार आयोग से सिर्फ सिफारिशों का या तो सिंपल सा प्रश्न बनेगा तो अध्यक्ष का बन जाएगा, अगर सन पूछ लेगा, अगर ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में जाएगा तो सिफारिशें पूछेगा, तो वो आपको याद करनी है। ठीक है, नागरिक शिकायतों के निवारण में लोकपाल लोकायुक्त यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है कई टीचर्स ने, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने ये जो 2-4 टॉपिक हैं इनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बाकी मैंने सेकंड ग्रेड में खैर नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन इनके जैसे लोकपाल लोकायुक्त, सूचना के अधिकार की आपको धाराएं याद करनी है। कई धाराएं जो पिछले आप 2-4 पेपर ओल्ड पेपर साथ रखिए, जब भी तैयारी करने बैठे, संस्कृत शिक्षा विभाग आपको डेप्थ के पेपर की थोड़ी सी जानकारी देगा कि पेपर ऐसे भी बन सकता है, और सामान्य शिक्षा विभाग आपको पेपर बारे में बताएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो दोनों पेपर, पूरी बुकलेट पेपर की, ओल्ड पेपर की लेके आए और उसमें आपको आइडिया आ जाएगा और उसके आधार पर ही आप पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हमारे हो गए हैं, चौथा है फिलोसफी तो कुछ भी नहीं है, फिलोसफी 5 दिन का सब्जेक्ट है। अगर आप पुष्पा शाश्वत मैम ने टोटल फिलोसफी पढ़ा रखी है यूट्यूब पर, एक बार मैम की वीडियो देखेंगे, दोबारा फिर बुक से पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिलोसफी में 18-19 क्वेश्चन में से आपके 15-17 क्वेश्चन आराम से होंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा तो। फिलोसफी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इकोनॉमिक्स ट्रिकली सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ट्रिक काम आती है कि आप अगर इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके 18-19 में से 17 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसको बहुत सरसरी निगाह से वैसे देखा तो फिर 12-15 पे भी गाड़ी अटक सकती है। वैसे गरीबी, बेरोजगारी और ये वाले तो 10-12 पे तो आप वैसे भी पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण विधियों के देखिए सिंपल, सेकेंड ग्रेड में सबसे ईजी शिक्षण विधियाँ हैं। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र, कुछ भी नहीं है इसमें। सामाजिक विज्ञान में ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, बहुत अच्छे से। इसमें से 2 क्वेश्चन आराम से आते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अन्य स्कूली विषयों से संबंध पूछता है, तो और ये तो आप कर ही दोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत, परियोजना, समस्या समाधान, ये आपको याद रखना है। मैंने इस वाले पार्ट के थोड़े से छोटे से नोट्स बनाए थे, जैसे 2005 का पाठ्यक्रम वाला ये मैंने बनाया था, और
शिक्षक के गुण वाला आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इकाई योजना, दैनिक योजना थोड़े से अच्छे से पढ़नी है। मूल्यांकन वाली जो लास्ट टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें से तो आपके कोई एक आध क्वेश्चन कट जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन इसके नंबर नहीं कटते हैं, किसी के भी नहीं कटते हैं। जो मेथड है वो अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अपने मैटर को सीमित रखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। एक मेरे को मैसेज आया था कि आप खुद ऐसे बोलते हो मैटर सीमित रखिए और बुक भी इतनी बता देते हो। मैंने कभी भी एक टॉपिक के लिए एक से ज़्यादा, एक विषय के लिए एक से ज़्यादा बुक्स नहीं बताई है। बुक्स ज़्यादा ऐसे हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बता दी कि सुगम पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है, फिर मैंने ही आपको बता दी कि आप ओल्ड पेपर की बुक लेके आइए, ऑब्जेक्टिव बुक लेके आइए। तो देखिए ये तो फिर प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो वो आप सब्जेक्ट में इंक्लूड मत कीजिए, वो तो फिर प्रैक्टिस के लिए है। बाकी एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक का मतलब एक बुक ही होती है, जो मैंने भी खुद ने भी ऐसी पढ़ी है और मैं आपको भी वही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक के लिए एक ही पढ़िए, ठीक है। और अब देखिए 3 ऐसे हैं। अब एक ऐसा है कि अपने पास जो आपके पास मैटर है उस पर आँख बंद करके विश्वास कीजिए। आपके पास जो मैटर है यही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा और ये दुनिया का सबसे अच्छा मैटर है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना। एक एक चीज़ मैंने वो बताई है जो मैंने अपने लिए यूज़ की थी। मैं बहुत सारे लोगों के वीडियो देखती हूँ जो रीट की, जो सेकंड ग्रेड की खुद तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और उनको मतलब आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और जब थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस लेके बैठता है उनको सुनते ही नहीं है। तो पूरी वीडियो देखा कीजिए, हर एक चीज़ आपको फ़ायदा करेगी क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। हमने भी 7 से 8 साल दिए हैं इनमें, तो कुछ तो थोड़ा बहुत आता ही होगा। तो पूरी वीडियो देखा कीजिए और निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ 1 मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम की कीमत क्या होती है। हमने भी तैयारी की है तो हमको पता ही है, तो इसीलिए मैं आपका कभी भी समय नहीं बिगाड़ती बातों में। ये तो कुछ। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा एक आध दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि दीदी पॉलिटी कैसे पढ़ें। पॉलिटी के लिए देखो मैं आपको बताऊंगी, अभी मेरे पास यहाँ पे है भी वो बुक, लेकिन मैं लेके नहीं बैठी। कि देखिए राजनीति विज्ञान के पारंपरिक आधुनिक परिप्रेक्ष्य अर्थ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको ये टॉपिक समझा सकती हूँ। बाकी मैं नोट्स बना के, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं नोट्स बना के आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि परिस्थिति ये नहीं हो पा रहा है, बस आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जॉइंट फैमिली है और कब क्या करूँ मुझे कुछ खुद को नहीं समझ में आता, बहुत काम भी हो जाता है, इसलिए सॉरी इसके लिए। लेकिन हाँ, आप लोग बोलेंगे कि आप समझा दीजिए, बाकी फिर हम बुक से पढ़ लेंगे, तो ये मैं निश्चित रूप से आप लोगों के लिए इतना कर लूँगी, चाहे उसके लिए फिर मुझे कुछ भी एडजस्ट करना पड़े। रात को, जैसे अब रात को बन रही है वीडियो 11 बजे के आसपास, तो वो टाइम में मैनेज कर लूँगी, ठीक है। देखिए पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य वाला दृष्टिकोण में आपको ऐसे करना है। आपके पास जो भी बुक है उसमें आप एक पेज अपना रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर में एक बीच में लाइन कीजिए, एक पेज में इधर लिखिए आधुनिक, इधर लिखिए परंपरागत, सॉरी इधर लिखिए परंपरागत, इधर लिखिए आधुनिक। एक एक विशेषता लिखिए, जैसे जिसकी परंपरागत की इधर लिख रहे हैं सेम उसी की आधुनिक की वही विशेषता जो उसके जस्ट अपोजिट होगी वो लिखना है। इधर परंपरागत 10-15 इसकी विशेषता होंगी, 10-15 इसकी विशेषता होंगी। नीचे इससे संबंधित जितने भी विचारक हैं उनको लिखिए, आधुनिक से संबंधित जितने भी विचारक हैं उनको लिखिए। क्वेश्चन आधुनिक और परंपरागत का यहीं से बनता है। या तो इसकी विशेषता पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक की नहीं है, कौन सी परंपरागत की है, या थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो भी विशेषताओं से ही प्रश्न आता है ना। दूसरा, आपको बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि इनके विचारकों में पूछ लेता है कि कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। जैसे लॉसवेल, केटलिन, डेविड स्टर्न, इनके बारे में पूछ लेगा कि ये किसके हैं, या फिर प्लेटो और अरस्तू, इनके बारे में पूछ लेगा ये किसके हैं। तो आपको ये वाली चीज़ें याद रखनी है, आधुनिक और परंपरागत आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहली तो ये यूनिट हो गई। इसके अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र आपको सारे याद रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप ऐसा पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको जरूर हेल्प कर दूँगी थोड़ी बहुत। देखिए अगला है राजनीति विज्ञान की मौलिक अवधारणा। ये वाला टॉपिक है राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता। इसमें से देखिए आप लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी तो होगी नहीं अभी, लेकिन अभी जो वर्तमान में 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक चल रही है, प्रश्न वो यहीं से बनाता है। वहाँ से आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ 11th को, तो मुझे पता है स्वतंत्रता, समानता, न्याय बहुत अच्छा दे रखा है उसमें।
आप एक बार 11th की बुक जो पॉलिटिकल थ्योरी नाम से है, राजनीतिक सिद्धांत नाम से है, उसको एक बार देखना, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण, ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ा रखी है, निर्माण नहीं पढ़ा रखा, विशेषता पढ़ा रखी है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको पढ़ा देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन, ये जो अभी लेटेस्ट जो 5-10 संविधान संशोधन है, जो पीछे वाले, ये तो आपको याद ही रखने हैं। प्लस जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उनके बारे में भी एक दिन बात कर लेंगे। 20-25 होंगे कि जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। और इसमें फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका, कार्यपालिका तो हम करवा चुके हैं, विधायिका हमारी चल रही है, और न्यायपालिका इसके बाद जस्ट अब अगला न्यायपालिका का ही टॉपिक आने वाला है। अगर आप देखना चाहें तो आप एक आध दिन के लिए 11th की भारतीय संविधान वाली बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो ये लोग वहीं से बनाते हैं, 11th की बुक से ही। 12th में आप 12th आपके सिलेबस में नहीं है, तो 12th वाली बुक से और 11th वाली बुक से ही बनाते हैं, लेकिन 12th के कोई भी टॉपिक आपके नहीं है। यूएनओ है एक टॉपिक, यूएनओ है जो 12th में है। संगठन प्रमुख अंग, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका, तो आपको देखिए, एक तो यूएनओ की जितनी भी अध्यक्ष हुए हैं उसको याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, जो मैंने मेरे 12th वाले बच्चों को भी याद किया है, कि ट्राई कीजिए, ट्राई मतलब ट्रिगवेली शुरू से, वो मैं आपको बाद में भी बता दूंगी, खैर, कि ट्राई कीजिए, हे यू कुत्ते जेवियर बता तूने मेरी कॉफ़ी पी, तो इसमें आ गया ट्राई कीजिए, हेग आ गया, यू वांट वो आ गया, मुझे खुद को अभी रिकॉल नहीं हो रहा, और कुर्त आ गया उसमें, और बुतरस आ गया, और कॉफ़ी एंड नान आ गए, और फिर अभी एंटोनियो गुटेरस है, और इससे पहले और एक बान की मून है, एक आध और है, ये मैं आपको बता दूंगी, पूरी ट्रिक है, मैंने 12th वाले बच्चों को भी याद करवाई है। अभी सडन ट्रिक याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ, हे यू ट्राई कीजिए, हे यू कुत्ते जेवियर बता तूने मेरी कॉफ़ी पी, ठीक है, ये वाली है। और फिर 2 और है लास्ट में, जो एक एंटोनियो गुटेरस तो है ही, और एक इससे पहले वाले है, बान की मून है जो, ठीक है। ये वाली ट्रिक्स है, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है, क्योंकि पिछले एक बार एग्जाम में इनको ऐसे बोला था कि इनको सही तरीके से जमाइए इनके कार्यकाल के आधार पर। जब आपको ट्रिक याद होगी तो आपको सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इसको जमा देंगे, ठीक है। और एक आपको 2-4 इनको पुरस्कार मिले थे, वो आपको याद रखने हैं। इसको तो मैं खैर आपको एक दिन देखते हैं, समय मिलेगा तो देखते हैं ना, और वैसे ही समझा सकती हूँ मैं आपको, बाकी फिर आप बुक में से पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेना। पॉलिटी को तो मैं ये कर सकती हूँ, बाकी मेरे को माफ़ करना, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ फिर आप लोगों को पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोग जो भी महिलाएं हैं वो सब मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी कि और मुझे ऐसा लगता है जॉब के बाद और थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, है ना। वैसे तो हम पहले नहीं देते थे तैयारी के दौरान, तो किसी को अजीब भी नहीं लगता था। अब देखिए, अब ये हमारे हो गए, अब हमारे 2 सब्जेक्ट बचे हैं, ज्योग्राफी और हमारी हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए तो मैंने आपको एक वीडियो भी बना रखी है कि भारत और विश्व की ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें, वो आप वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक्स हैं। 11th क्लास की 2 बुक आती हैं 11th की, एक तो भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। मेरे पास लेकिन एक ओल्ड एनसीईआरटी थी, वो एनसीईआरटी शायद अभी यहाँ नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मेरे पास पहले की थी, जब मैंने बीएड की थी, तो वो तभी मैंने ख़रीदी थी 15-16 के लगभग, 2016 में या 14 में कुछ ऐसे ख़रीदी थी, तो तब की वो मेरे पास बुक है। वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन फिर भी अब जो दोबारा अपडेट करके वो बुक आई है, वो 11th की 2 बुक आती है, भारत की और एक विश्व की। वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी गाइड हो। मैंने मेरी बुक लिस्ट वाली वीडियो में भी उन बुक्स का जिक्र किया है, और एक मैंने अलग से भी भारत और विश्व के भूगोल के लिए एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, उसको भी देख लेना आप, ठीक है। पृथ्वी की गति और उनके अक्षांश और देशांतर, इसमें कुछ भी नहीं है, गतियाँ आपको दोनों याद करनी है, और दोनों गतियाँ याद करनी है, और अक्षांश और देशांतर आप इसके लिए तो आप एक बार कॉपी लेके बैठे और पूरी ज्योग्राफी उसी से पढ़ें, ठीक है। सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैप वैप बनाना आता है तो इसमें तो आराम से कर लेंगे भारत की ज्योग्राफी भी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भारत की ज्योग्राफी जो आप यहाँ पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में भी आपको पढ़नी है। देखिए, एसएसटी वालों को तो फर्स्ट पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एसएसटी वालों को तो अपना लगभग 70 वाला स्कोर तो वैसे भी मान लेना चाहिए फर्स्ट पेपर का, क्योंकि हो जाता है एसएसटी वालों के तो 65 से 70 तो हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी की महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप और ज्वालामुखी सुनामी, ये सारी उसमें दे रखी है 11th वाली बुक में, उसमें पढ़ लेना। संरचना, सूर्य ताप,
दबाव बेल्ट, हवाई वर्षा और महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं का हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना। ज्वार और प्रवाल वित्तियाँ, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आता है। पृथ्वी की गतियों से 1 क्वेश्चन, अक्षांश देशांतर से 1 क्वेश्चन आता है, महाद्वीपों की उत्पत्ति से 1 क्वेश्चन आता है, भूकंप और ज्वालामुखी से 1 क्वेश्चन आता है, और शायद 4 क्वेश्चन भारत के भूगोल से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल से आते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से आते हैं। ऐसे करके 18-19 क्वेश्चन का रेशो रहता है। तो ये आते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन में राजस्थान की ज्योग्राफी आप कर सकते हैं, और ये मुझे विश्वास है कि उससे बाहर लगभग कुछ भी नहीं आएगा। मैंने करवा रखी है, 12-13 वीडियो है, लगभग 15 वीडियो होंगी, 12-13 ही है शायद, और उसमें मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग करवाई है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। उसके साथ अगर आप दिशा वाली ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, सारी की सारी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आप ट्राई करके देखना, एक बार आप देखना, देख तो लेना, देखने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक आध वीडियो देखना, अगर अच्छी लगे तो उसमें से पढ़ना, नहीं अच्छी लगे तो अपनी बुक से पढ़ना, ठीक है। ये हमारी हो गई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्योग्राफी सेम टू सेम, विश्व की हटा दो, भूकंप महाद्वीप महासागर वाला ही है टॉपिक, वहाँ पर हवाएं हैं, बाकी धाराएं वाला भी शायद होगा, लेकिन भारत और विश्व का, भारत और राजस्थान का तो सेम ज्योग्राफी वहाँ है, तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में तो राष्ट्रीय आंदोलन है, अच्छा खासा है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा खासा वेटेज है राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन तक का शायद लगभग वेटेज है इसमें। और ऊपर फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक युग है, ये तो आप पढ़ ही लोगे। बौद्ध धर्म, ये तो हिस्ट्री में किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। मेरी आपसे यहाँ पर फर्स्ट पेपर के साथ मैनेज वाली बात है, जब भी हिस्ट्री को लेके देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पढ़ें तब एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट, है ना। एसएसटी वालों को तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, जैसे हिस्ट्री अगर आपने ले लिया तो आप उसके साथ इकोनॉमिक्स ले लिए, फिलोसफी ले लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, सुबह शाम का कर लीजिए अपना। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप दोनों पेपर बहुत अच्छे से एक साथ मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपने 10 दिन का टारगेट बनाया कि मुझे 10 दिन में हिस्ट्री करनी है, उधर मुझे छोटे सब्जेक्ट 2 करने हैं या 1 करना है, जो भी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर वाला समय भी आप इसी में ऐड कर रहे हैं, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो कैसे कि जैसे आपने हिस्ट्री ली, अगर आपकी ये वाली हिस्ट्री कंप्लीट होती है तो इसके साथ ही आप राजस्थान वाली हिस्ट्री ऐड कर लीजिए, जो कि आपके फर्स्ट पेपर में है, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एज इट इज़ ज्योग्राफी का भी है कि भारत की ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, वो ज्योग्राफी आपकी उसमें काम आ जाएगी, और राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो उसमें भी काम आ जाएगी फर्स्ट पेपर में। लेकिन हाँ, हिस्ट्री वाले पार्ट में ये है कि हिस्ट्री राजस्थान की यहाँ पर नहीं है, तो आपको इसके साथ ही पढ़ लेनी है फर्स्ट पेपर वाली हिस्ट्री, क्योंकि एक सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड सेट उसी हिसाब से चलता है। हिस्ट्री पे भी हमारा माइंड है, अचानक से हम ज्योग्राफी उठा रहे हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। इसीलिए जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगले फर्स्ट पेपर के 2 घंटे भी आप हिस्ट्री को ही दीजिए, जहाँ तक, क्योंकि मैंने तो यही किया था। दिमाग को थोड़ा सा, आपको दिमाग को दूसरे सब्जेक्ट पे जाने में टाइम लगता है, तो सेम ही सब्जेक्ट होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही जब ज्योग्राफी पढ़े तो फर्स्ट पेपर की ज्योग्राफी पढ़े, ठीक है, और तीनों बड़े सब्जेक्ट के साथ 1-1, 2-2 छोटे सब्जेक्ट रखें, और फर्स्ट पेपर आपका साथ साथ हो ही रहा है, उसको दिक्कत ही नहीं है अलग से देने की। साइको आपको देनी पड़ेगी बस अलग से। और पॉलिटी का भी सेम है, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की पॉलिटी साथ के साथ पढ़ लीजिए। इसमें भारत की पॉलिटी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इसमें पॉलिटी में तो क्योंकि थ्योरी है, तो थ्योरी के साथ साथ आप राजस्थान की तो पॉलिटी पढ़ लीजिए, और राजस्थान की पॉलिटी के साथ साथ आप राष्ट्रीय आंदोलन 1919-35 वाला भी और अम्बेडकर की भूमिका वाला भी इसके साथ ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ फर्स्ट पेपर का वही सब्जेक्ट पढ़िए, बहुत अच्छा पेयर बनेगा। और इससे क्या है कि माइंड सेट बहुत अच्छा रहता है कि हम, पता है, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा आपका कि जैसे आपने 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, फर्स्ट पेपर का टाइम आया और आपने साथ के साथ 2 घंटे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ ली, अब आपका क्या कॉन्फिडेंस रहेगा कि 5 घंटे मैं हिस्ट्री पढ़ चुका। उसमें फिर दिमाग में ये रहता है कि दोनों पेपर मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, किसी भी एक पेपर मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट छूट रहा है, या मेरा फर्स्ट पेपर हो रहा है, या फर्स्ट पेपर हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है, फर्स्ट पेपर छूट रहा है। कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे पॉलिटी आपने 5-6 घंटे पढ़ ली, तो 5-6 घंटे में तो बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से 3.5 महीने हैं, तो आप लोगों को 8 से 10 घंटे तो देने चाहिए। अगर हाउस वाइफ है तो भी आपको मेरे हिसाब से, अगर क्वालिटी टाइम देखते हैं, क्वालिटी टाइम भी आपको 6 से 7 घंटे आपके निकलने चाहिए। साइको के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, साइको के 2nd ग्रेड के लिए एक पूरी वीडियो है, आप प्लीज़ उसको भी देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जो मैंने 2-4 वीडियो मैंने राजस्थान हिस्ट्री की भी बना रखी है, एकीकरण है उसमें, कुछ जनजातीय आंदोलन भी है, और वो आप देख लेना एक बार।
आपको अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपनी एक बुक लिस्ट बनाइए पूरी। इस बुक लिस्ट में से कोई कुछ भी कहे आपको चेंज नहीं करना है, आराम से समझ में आ जाएगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो मेरी परिस्थितियाँ थी आपकी सबकी मुझसे तो अच्छी ही होंगी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साथ, और जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ तैयारी भी कर रही हैं, तो वो सब रिलेट कर पाएंगे इससे कि बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करके पढ़ना। और एक समाज का भी एक आपके ऊपर प्रेशर तो होता ही है कि सबको ये लगता है आए दिन तैयारी, आए दिन एग्ज़ाम, आए दिन वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी ये दिमाग में रखना, सिलेक्शन के बाद हर कोई आपका है। सब लोग ये कहेंगे कि हमको तो पता ही था, इसका नहीं होगा तो किसका होगा। वही लोग जो आपको पहले से कहते थे कि इतने इतने साल हो गए, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ठीक है। तो मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहिए, भाड़ में जाए दुनिया, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप सीटों के ऊपर भी अब एक वीडियो मैं बनाऊंगी, शायद अभी बना दूंगी, कि सीटों के लिए भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती, एक बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ये मत सोचिए। अभी जिनके पास अगर रीट अभी है तो उनके लिए तो अभी गोल्डन चांस और है। अगर किसी के पास रीट नहीं है, मान लो रीट क्लियर नहीं हुआ है और सेकंड ग्रेड ही है, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी भर्ती एक अभी आने वाली है, बहुत बड़ी भर्ती आएगी। ये तो भर्ती फिर भी अभी छोटी सी आई है, बहुत अच्छी भर्ती आएगी। और सिलेक्शन उनका ही होता है जो रेगुलर तैयारी करते हैं। क्योंकि मैं मेरा कह दूँ तो मैंने 5 से 4-5 साल तो लगभग मैंने एक दिन के लिए भी बुक नहीं छोड़ी, चाहे मेरा रीड रद्द हुआ हो, चाहे मेरा कुछ भी हुआ हो। तो वही है कि त्याग आपको करने पड़ेंगे, बाकी आप कंटिन्यू रहेंगे तो बहुत किसी ना किसी में, मेरी गारंटी है। आज मैंने एक आध वीडियो देखी थी लोगों की, लोग ऐसे कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के पद देख के कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए। खैर ये बातें अगली वीडियो में करेंगे हम। अभी के लिए इतना है कि ये आपका मैंने पूरा 8 के 8 सब्जेक्ट बता दिए हैं, कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपके माइंड में एक मैप बन गया होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए, मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपको 101% उतनी हेल्प करूँगी, ठीक है। अगर मुझसे कुछ भी नहीं हुआ तो जहाँ मुझे लगेगा कि इन टॉपिक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे तो क्वेश्चन बना के ही मैं आपको डाल दूँगी, चाहे टेलीग्राम चैनल बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन मैं आपको पूरा सहयोग करूँगी। किसी भी तरीके की टेंशन मत लेना, आप स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए, क्योंकि मैंने तैयारी की है तो मुझे भी पता है कि किस स्थिति की कैसी सिचुएशन होती है इस वक्त। और जब कोई ये कह दे कि इतनी सी सीटें हैं, इतने पद हैं, इतने यूँ हैं, इतना कंपटीशन है, तो हालत और भी ख़राब। खैर अभी आप मस्त रहिए, अपने जो मैटर है उस पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट पे विश्वास रखिए, प्रभु पे विश्वास रखिए। जो वो करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। अभी इसको पढ़िए जितना मैंने बताया है। मेथड वाली बुक रह गई, मेथड वाली बुक मैंने SS यादव सर की पढ़ी थी, ठीक है। तो मस्त होके पढ़िए दोस्तों, किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इससे अगली वाली वीडियो मैं वही बनाऊंगी कि पद और कंपटीशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।